उत्तराखंड पीसीएस मेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास अब टाइम यहाँ से सफिशिएंट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका एग्ज़ाम होगा भी तो कहीं फरवरी में जाके होगा, और हो सकता है उससे भी डिले हो जाए, लेकिन क्योंकि अभी रिवाइज रिजल्ट नहीं आया, वो आएगा उसके बाद फिर कुछ टाइम तो वो देंगे ही। तो मान के चलिए कि चलिए आपका फरवरी में जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लगभग वैसा सही सिनेरियो रहता है, तो टाइम का किसी को इशू नहीं है। जो एफआरओ या इन सब एग्जाम की वजह से किसी और वजह से प्रिपरेशन मेंस की नहीं कर पाए, उनके पास भी 2 महीने का टाइम है, आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने में बहुत आराम से हो जाएगा। अब इसमें उत्तराखंड स्पेशल पेपर 5th और 6th, वो तो चलिए इसके बाद अभी कराते हैं। पहले आपको एक ऐसे एक आउटलाइन बता देते हैं ऐसे का कैसे, और वैसे ही किसी ने या फिर जो मैंने आपको योजना कुरुक्षेत्र के आर्टिकल शेयर किए थे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसको आपने कैसे पढ़ना है। ठीक, तो पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर उसी आर्टिकल का एक टॉपिक मैं आपको दे दूंगा, आप उस पर ऐसे लिख लेना, एक आउटलाइन आपको बना के दी जाएगी, आप ट्राई करना। फिर उसका यहाँ पे मॉडल ऐसे भी एक तरह से, मॉडल तो वैसे कुछ नहीं होता, एक मेजर चीज उसकी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे ही करके हर 2-3 दिन में कोशिश रहेगी कि एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, आपको मैगजीन पढ़नी कैसे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आपको खुद भी अगर पढ़ना पड़े तो आप कैसे उसको ऑप्टिमली यूज कर पाओगे, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा ऐसे, है ना। चलिए ये अपना देखिए, आपको पंचायती राज पे पंचायती राज पे ये आर्टिकल है। ठीक है, और एक डायमेंशन को ही एड्रेस कर रहा है, वीमेन की डायमेंशन को। ठीक, जिसके चांस रहते भी हैं, क्योंकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लगभग 14 लाख महिलाएं एक ही अमेंडमेंट से शामिल हुई थी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक, ये आपको अब ठीक से विजिबल हो पाएगा। ठीक है, इनका नाम चलिए ऊपर। जनरली सब लोग इसको ठीक से प्रिपेयर करके चलते हैं। इसकी 3 डायमेंशन है, पहला प्रीलिम के लिए अलग रहता है, मेंस के लिए अलग है, और इंटरव्यू में आपसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि इसी से पूछेगा, लेकिन एक चांस रहता है कि यहां से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको देखिए प्रीलिम के लिए क्या पढ़ना होता है। अभी इस वीडियो में प्रीलिम का मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेंस का है तो आपको मेंस का ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप बोलते हैं कि इसमें प्रीलिम का या फिर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आप डिस्कस कर दीजिए, तो फिर वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे जो फैक्ट वगैरह है। ठीक है, देखिए प्रीलिम में आपको क्या प्रिपेयर करना होता है अगर पंचायत राज आपको करना है तब। 50% चीजें तो आपकी इसी आर्टिकल से पूरी हो जाएंगी प्रीलिम के लिए भी, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आपसे क्या पूछता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। दूसरा आपसे पूछता है पार्ट्स कौन से पार्ट में है। तीसरा आपसे पूछ लेता है आर्टिकल। ठीक है, पूछ लेगा कि 243 इसमें क्या है। ठीक है, 243H 243G, तो इस तरह से आपसे आर्टिकल से पूछ लेता है। पार्ट पूछता है कि 9A में है, B में है। ठीक है, ये पूछता ही है जनरली। चौथी चीज आपसे पूछता है रिजर्वेशन पे, 1/3% है, वो SC ST के लिए भी है क्या, वीमेन के लिए है, या फिर वॉलेंटरली है, मैंडेटरी है, ये सब करके। ठीक, 4 और आपसे क्या पूछ सकता है। 5वां वो पूछता भी है आपसे क्रोनोलॉजी कैसी, कि भाई ये स्टार्टिंग से अब तक कैसे क्रोनोलॉजी इवॉल्व हुई है, कि भाई पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता, फिर ऐसे ही करके हनुमंत राव, LM सिंघवी, और 1993 तक आपको ले आएगा। ठीक है, पूछेगा कि क्रोनोलॉजी में लगाइए और किसने कितने स्तरीय पंचायती राज की रिकमेंडेशन दी थी। तो आपको याद रखना है ये 2 है, ये 3 देंगे। ठीक है, इसी तरीके से
मीन्स एक मेजर चीज है कि आपको प्रीलिम के लिए क्या तैयार करना है। ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं है क्योंकि अभी आपके फीडबैक पे है, अगर आप बोलोगे तो अगली वीडियो से वो सारी चीजें हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। छठा, और इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट हुआ पार्ट, आर्टिकल, रिजर्वेशन पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, और इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अगर प्रधान जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो कितने टाइम में इलेक्शन होंगे, जो इलेक्शन होंगे रिमेनिंग टाइम के लिए होंगे या फिर फुल 5 साल के लिए होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें, इलेक्शन हुए, क्रोनोलॉजी हुई, देन आपसे एक और पूछता है, ये तो स्ट्रक्चर तो पूछता ही आपसे कि ऊपर कौन होता है, बीच में, फिर नीचे, ठीक। तो ये एक मेजर चीजें हैं जो आपसे पूछ लेता है। तो आपको अगर प्रिपेयर करना है तो पहले, अगर जो प्रीलिम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन सब के आंसर अपने पास रखना। उसके बाद लगभग आपके सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे प्रीलिम वाले। अब मेंस पे आते हैं। ये जानबूझ के मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मेंस वाले फिर क्या है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, दिमाग में फैक्ट चले जाएंगे, अलग अलग चीजें चली जाएंगी, जबकि ये आपके मेंस में उतना काम नहीं आएगा। मेंस में अलग चीज काम आएगी। तो पहले उसको देखते हैं। पंचायती राज। तो पंचायती राज पे एक इंट्रोडक्शन सबका तैयार होगा कि लगभग 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इतने परसेंट लोग डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किए। इसी तरीके का एक ओवरऑल सब इसी को याद करके रखते हैं। और फायदे अगर गिनाने हो तो एफ 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 अब तो काफी कॉमन है, सब लोग इसको यूज करते हैं। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, यही पूछता है कि फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, इनके एक एक दो दो पॉइंट लिखो, आपका आंसर बन जाता है टू सम एक्सटेंट। लेकिन अब ये सब लोगों को पता है ना, लगभग सब लोगों को ये पता है और सब यूज करके आएंगे तो मार्क्स ऐसे नहीं कम मिलेंगे, लेकिन लगभग सबके आसपास ही रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको एज लेना है तो फिर आपकी अच्छी वोकेबलरी, कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन, बातें तो सेम ही रहेंगी, वो हमें करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको बस पढ़िए, जनरली आपको इसको पढ़ना है। इसमें से 4-5 चीजें आपने अगर निकाल ली अपने लिए, समझ लेना इस आर्टिकल के साथ आपने जस्टिस किया है। क्या बोल रहे हैं, महिलाएं विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है, मतलब 50% है, वो तो ऑब्वियस है। उसमें क्या है, अनुमान लगाए गए हैं कि उनके पास विश्व का कुल आय का केवल 10वां हिस्सा है। सिर्फ 10वां हिस्सा मीन्स 10% ही होगी, ठीक। तो 50% महिलाओं के पास 10% वेल्थ है। इसको आप सिर्फ ऐसा नहीं, पंचायत में वीमेन का कोई भी टॉपिक आएगा और आएगा ही वीमेन के बारे में, आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक इंट्रोडक्शन आपको ये मिला। दूसरा, उत्पादन के संसाधनों पे 100वां हिस्सा, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लगभग 70% महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं और लगभग 2/3 महिलाओं को बुनियादी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त नहीं है। तो 2/3 को जो सोशल पैरामीटर होते हैं आपके, हेल्थ, एजुकेशन, उससे वंचित है, ठीक। और 70% महिलाएं बीपीएल है, गरीब है। तो आप खुद से सोचिए, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या इसके लिए करेक्ट टर्म है? कहीं भी इसको यूज कर लोगे तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में आई। पहला कि 10% दुनिया में वेल्थ है, जबकि 50% वो हिस्सा शेयर करते हैं। 2/3 हेल्थ, एजुकेशन, अगर कहीं पे सोशल वाला पैरामीटर लिखना हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तीसरा कि भाई पॉवर्टी में क्या स्टेटस है, ठीक। यहां तक बात एकदम नॉर्मल है, ये कोई पंचायत की बात नहीं है, एक नॉर्मल ग्लोबल लेवल का जो सिनेरियो है वो आपके सामने है, ठीक। अब भारत के गांव में प्रारंभ से ही पंचायती राज, जमीनी स्तर से लोकतंत्र की रीढ़, ये सब एक कहानी है, कहानी की तरह पढ़ना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये अधिनियम की बात करता है कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो आपको पता है 3 स्तरीय है, तो आपका एक तरह से रिवीजन भी यहां से हो जाएगा। अगर आपने जो फैक्ट पहले पढ़े हैं, मीन्स जो मैंने आपको बताया इसके पहले,
तो आपको पता चलेगा कि एक एक लाइन में ना वेट है कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई ताकि ग्रामीण पुनर्निर्माण में आम जन की और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यह अधिनियम इस टाइम इस डेट से लागू हुआ। ठीक, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं और सचिन तेंदुलकर का भी बर्थडे है इस दिन। ठीक है, तो ये आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहीं यूज कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो ये बस आपके पढ़ने के लिए। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है, अधिनियम में महिलाओं के लिए प्रावधान क्या है। अधिनियम यह प्रावधान करता है कि महिलाओं के लिए कुल सीटों जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। ठीक है, इसको चलिए थोड़ा सा और कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। तो 1/3 जो रिजर्वेशन है वो इस लाइन में आपका आगे है। ठीक है, ये भी आप रोटेशन बेसिस पे है कि इस बार आरक्षण है, अगली बार दूसरी सीट आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से। मींस इस बार एससी की सीट है, अगली बार एसटी की, फिर ओबीसी की, फिर जनरल की, इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक, तो ये एक फैक्चुअल बात हुई, जो आपने फैक्ट पढ़े थे वो बस इसने क्या किया, आपको रिवाइज कराया, लेकिन इसके मतलब आपको समझने हैं। अब आप डायरेक्ट अगर वो वीमेन पे पूछता है आपसे तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि 73rd और 74th संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। तो यह महिलाओं का निर्णय लेने की भूमिका में सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित और 14 राज्यों में पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी 50% से 58% तक है। अब ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पूरा इसका एक तरह से समरी दी हुई है, इसको समझाया गया है। तो आप इसको मत पढ़ना, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तभी भी ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये ग्राफ है। अब यहां से आप डेटा उठाइए, देखिए झारखंड, 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 ठीक, झारखंड में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन है, 59% महिलाओं के लिए। वैसे जो पंचायती राज एक्ट है वो 33% की बात करता है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको बढ़ा सकती है। तो बाकी सब ने बढ़ा के 50% किया है। लगभग 6 से 7 राज्य हैं जिन्होंने 50% तक रिजर्वेशन बढ़ाया हुआ है, उससे ज़्यादा भी दे सकते। तो 59%, या फिर अगर रिजर्वेशन नहीं भी दे तो महिलाओं को अगर आप खड़ा कर रहे हो चुनाव में तो वो ऑब्वियसली उनका परसेंटेशन बढ़ ही जाएगा। तो झारखंड में 59%, ऐसी राजस्थान, उत्तराखंड, इसमें से आप उत्तराखंड रख लो, इसके आसपास ही उत्तराखंड कितना है, 58%। बाकी अगर कोई स्टेट आप चाहते हो कि आपकी पसंद का स्टेट है तो आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। बाकी अब आपको कम वाला करना है। अब देखिए ये है ना 33, 33, 33, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कोइंसिडेंस है, 33% की मिनिमम सीलिंग है, ठीक, या मिनिमम बेस समझ लीजिए। तो 33% तो देना जरूरी है, इसलिए 33% है। तो आप किसी एक भी किसी और अदर स्टेट को जिसको चाहे आप मेंशन कर सकते हो। ये ग्राफ आपने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन डिफरेंट स्टेट, ठीक, ये लिखा आपने, ये बॉक्स बना। बस ये है जो आपको इतनी लंबी बात को आप अगर लिखोगे भी ना कॉपी में तो आधा पेज भर जाएगा, लेकिन आप अपनी बात ठीक से कन्वे नहीं कर पाओगे। एग्जामिनर को पढ़ना पड़ेगा, फिर समझेगा कि हाँ आप ये बात कहना चाह रहे हो। आपने अगर ड्रॉ किया है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आराम से टिक मार के निकल जाएगा, यार सही है, ठीक है। जो आप पॉइंट रखना चाह रहे थे वो विदिन 1 सेकेंड देखते ही समझ जाएगा कि ये पॉइंट है आपका, ठीक। तो एक उसके लिए भी कन्वीनियंस है, आपके लिए भी। देखो इतनी कॉपी होती है, इतने में इतना बड़ा करके ऐसा डायग्राम बना
दिया है, ठीक। स्पेस हार्डली आपको इसमें मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे ड्रॉ करने में, बस ऐसे ही किया, ये बनाया बनाया बनाया, थोड़ा बहुत चलिए 20-30 सेकंड भी लगे आपको, आधा मिनट भी लगा, तो कितना स्पेस ले गया आप इतने टाइम में, बस यहाँ पे थोड़ा 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 लिख के, और ये पेज तो आपका पूरा हो जाएगा, है ना। अब ये सरपंच की तालिका दी हुई है, आपको अगर यूज करना है तो इसी तरीके से आप सरपंच का डेटा भी यूज कर सकते हो। सरपंच कितने कितने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 20,000, ठीक है। महाराष्ट्र में 13,000। अब देखिए यहाँ पे क्यों है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इन राज्यों में ही होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो बड़े राज्य हैं। तो आप चाहें तो इसको भी आप डायग्राम से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, आपको समझना है बस कि क्या ये बोल रहा है। बाकी जो भी इसमें गैप्स हैं वो मैं भी पूरे कराऊंगा आपके। तो ये आपने ड्रॉ किया, ये शेप ये लो है तो आपको दिख नहीं रहा है, चलिए इधर है, ये वाला है, ठीक। अब इसको आप पढ़ सकते हो। एक आपको अच्छा इंट्रोडक्शन अगर लिखना है तो आप, अगर फीमेल के बारे में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, इसको हाईलाइट करो, या जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसको आप आराम से अपनी नोट्स में ऐड कर लो। क्या कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद कई गृहिणी महिलाएं राजनीतिक महिलाएं बन गई हैं। बात सही है। अध्यक्ष या सामान्य सदस्य के रूप में इन महिलाओं ने संवैधानिक रूप से निर्धारित भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है। तो ये आप ये वाली लाइन छोड़ सकते हो, इंट्रोडक्शन बस इतना, इसको याद कर लो। वीमेन पे पूछेगा, वो भी पॉलिटिकली, तो और वो भी पंचायत पे, वीमेन इन पंचायत पूछ लेता है। सिंपल इस कीवर्ड से स्टार्ट करना कि इस संविधान संशोधन से गृहिणी महिलाएं राजनीतिक महिलाएं बन गई हैं, ठीक है। और उसका फिर डेटा आपने ग्राफ ड्रॉ किया, इसके पहले वाला ड्रॉ किया, ठीक। तो आपकी बात वो एकदम सब्सटेंशिएट हो जाएगी। अब ये फिर कहानी है इसमें कि निर्णय मीन्स आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सशक्त बन रहा है, ये मीन्स पॉजिटिव बातें इन्होंने की हुई है। यहाँ पे चैलेंजेस हैं, कठिनाइयाँ हैं, आप पढ़ सकते हो, सबको पता होगा, कुछ ऐसा नहीं है अननोन सा है। पंचायत के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है। तो इन लाइन को आके अभी हम दोबारा पढ़ेंगे, पहले आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका तैयार कराते हैं, ठीक है। कहाँ पर, अच्छा, आपसे देखिए अगर वो पूछ लेता है कि पंचायती राज से क्या फायदे हुए हैं, तो पहला तो देखिए आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन दोगे, 73rd 74th से ही करोगे, ठीक। फिर एक लाइन ऐड कर देना इसमें, क्या कि अभी देखिए 1993 से लेके आज 2025 है, 26 आ जाएगा अब तो 7, 20, 27 और 5, 32, तो लगभग 3 डिकेड या 3 दशक की जर्नी में पंचायती राज सिस्टम मिक्स रिजल्ट या मिश्रित परिणाम शो करता है, चलिए यही लिखते हैं, करता है, ठीक है। अब आपने इसके पॉजिटिव लिखने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ज्यादा पॉजिटिव वाले एंगल पे वो नहीं पूछता है, आपसे चैलेंजेस पूछता है, लेकिन पॉजिटिव भी आपको याद रखना है। पहला कि देखिए अब पहले क्या था, विधायक और सांसद और बस ऊपर के लोग, नीचे वाला टीयर खत्म था। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, भाई 70% जनता गांव में रहती है, और उनका प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, जो गांव में रहता ही नहीं है। विधायक या सांसद जनरली किसी टीयर 3 सिटीज से या फिर कम से कम टाउन से होते हैं, गांव से तो नहीं होते। तो गांव का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो परेशानी है, जो समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, वो रह जाती थी। तो अब क्या हुआ, बॉटम
अब अप्रोच आई पंचायत से। कैसे? आपको कोई काम कराना है, सपोज एक नल ही लगवाना है गांव में, तो अब आपको ऐसा नहीं है कि पहले अपनी फाइल भेजोगे, फिर वो ऊपर जाएगी, ऊपर से अप्रूव होगी तब आएगी। सिंपली आप उसका प्रोजेक्ट डिटेल भेजिए, आप पंचायत के या सरपंच हैं जो भी हैं, आप उसको भेजेंगे, आप काम शुरू कराइए, वहाँ से फंड आपको एलोकेट कर देंगे, और फिर जो भी आप अपना हिस्सा काटना है वो काटने के बाद वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत पैसा जाता है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए आए हैं ऊपर से तो 100 के 100 लग जाएंगे। 100 में से लगभग 30% तो कमीशन काट लेते हैं लोग। सरपंच नहीं, वो उससे पहले देना पड़ता है ऊपर जितने ही लोग हैं सबको। ऐसा सीन रहता है, लेकिन उसके बाद भी चलिए जितना पैसा भी लगा है कम से कम अब लग तो रहा है। या जो आपको लगवाना है नल, ठीक, और सरकार या फिर जो भी पहले एमएलए थे, आपके एमपी थे, वो कहीं पे गड्ढा खुदवा दे रहे, तो एक्चुअल में जो डिमांड और सप्लाई थी उसका मिसमैच भी खत्म हुआ। तो बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ही प्लान बन के जाएगा। अब जब नीचे से प्लान बन रहा है तो इंक्लूजन हो रहा है, किसका? सोशल इंक्लूजन भी होगा, या सोशल इश्यूज, आपकी जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ आएगी, एजुकेशन आएगा, ठीक है, पानी, इन सब की समस्या वो भी एक तरह से हल होनी स्टार्ट होगी। जो सोशल इंडिकेटर हैं वो अच्छे होने स्टार्ट होंगे और उनको फायदा मिलेगा। सोशल इश्यूज से ही आप लिखना सोशल इंक्लूजन। इंक्लूजन किसका सोशल इंक्लूजन हुआ? देखिए SC ST वीमेन सब लोग इसमें आ गए, है ना, रिजर्वेशन के थ्रू ही आए। और वैसे भी एक रिपोर्ट है कि लगभग 20% जो पंचायती राज में है, सरपंच हैं, वो SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप इसको भी कोट कर सकते हो, ठीक। और वीमेन तो है ही, आपने अभी इसके पहले ग्राफ देखा कि कितना 59% तक उनका रिप्रेजेंटेशन है इन पंचायत, ठीक। ये आप लिख लोगे। और इसके बाद कहां पर है, बॉटम अप सोशल, सोशल। अब पॉलिटिकल लिख लो एक पॉइंट, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। जो ग्रामीण तबका है उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ। अब प्रधान बनने के बाद लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो सोचते हैं उनको एमएलए का टिकट मिल जाए, एमएलए के बाद फिर ऊपर जाएंगे, और ऊपर 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 वो जाने का उनके पास स्कोप है। अदरवाइज हमारे यहाँ जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, या फिर आप बोलो ओल्ड एज पॉलिटिक्स है, मींस देश में एवरेज एज 29 साल है, ठीक। और जो हमारे एवरेज पार्लियामेंटेरियन की एज है वो लगभग 58 के आसपास थी पहले, कुछ टाइम पहले का डेटा है, मैंने पढ़ा था। अभी भी लगभग यही रहेगा, कुछ चेंज तो होने वाला नहीं। तो ऑलमोस्ट डबल। तो जो एस्पिरेशन है वो यूथ की है, फुलफिल कौन कर रहे हैं उनको? ओल्ड एज। इसका कारण यही है कि रिपीटेडली वो जीतते जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना विनेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है। जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगा, वो फिर आते रहेगा। तो उसी वजह से अब जो नई जनरेशन है उसका पॉलिटिक्स पे एंटर होना बहुत मुश्किल है, चाहे वो कितने ही पढ़ के आ जाए, कितनी अच्छी उसको अंडरस्टैंडिंग हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो प्रशांत किशोर का, एकदम सही इशू उठाया उन्होंने। ऐसा नहीं कुछ भी कोई कास्ट के लिए किसी क्लास को फेवर कर रहे हो, किसी रिलीजन को करते हो, कुछ नहीं, बेसिक मुद्दे जो जरूरी थे, हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन का इशू। और उसके बाद भी टिकट्स उन्होंने दिए किसको? जैसे HC सिन्हा, कितनी सारी बुक लिखी है उन्होंने, 50-60 बुक लिखी होंगी कम से कम मैथ्स की। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने टिकट दिए। उसके बाद लगभग लगभग 99% उनकी जमानत जब्त हुई है, एक ही सीट पे शायद बची है। तो फिर कैसे चीजें, ये कैसे कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है एंट्री कैसे ले सकता है, वो आप खुद समझ सकते हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब तक कोई ऐसी डिवाइन शक्ति नहीं है उसके पास, जैसी हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है।
ठीक हो रहा है उनका तो खैर। चलिए ये हुआ अपना, तो ये बेनिफिट तो आपने समझा दिए। अब चैलेंजेस और सॉल्यूशन, तो क्या आप कितना याद करोगे सबके लिए? तो फंड, फंक्शन, फंक्शनलीज आपने याद किया हुआ है, उसी को दिमाग में रखो और बस उसी को यूज करो कि पैसे की कमी है। जो टोटल सरकार का खर्च है उसका सिर्फ 3% इतना हिस्सा ही ये पंचायत खर्च कर पाती है, जो कि बहुत कम है, एकदम मिनिस्किल अमाउंट है। पहला फंड का। दूसरा आपने लिखा करप्शन, कि जो होता भी है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि वो एक्चुअली फायदा दे ही नहीं पाता है। प्रधान के 10 लोग जानने वाले हैं, वो मनरेगा में नाम लिखे हुए हैं उनके, तो उनको पैसे मिल रहे हैं। और जो भी काम हो रहा है, टेंडर मिल रहा है, ठेका मिल रहा है, तो वो किसी और को मिल जाएगा, अपने ही किसी नियर एंड नियर को। तो इस तरीके से ये एक करप्शन बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि आज से 5 साल पहले मैंने एक ऐसे ही इलेक्शन बहुत पास से देखा, तो उसमें लगभग लगभग एक प्रधान को चुनने के लिए, या फिर जो एवरेज एक कैंडिडेट का खर्चा हुआ वो लगभग 25 लाख रुपए था, और इन्होंने पैसे नहीं बांटे। वो बांटते हैं तो लगभग 80 लाख के आसपास बैठता है। तो जब एक प्रधान या एक कैंडिडेट इतना खर्च कर रहा है और 4 कैंडिडेट हैं, तो कम से कम 1.5-2 करोड़ तो वो खर्च कर ही देंगे टोटल। तो उतना पैसा फिर उन्हें वसूल भी करना है ना? कोई ऐसा वेलफेयर थोड़ी कर रहे हैं, ये अपनी खेत जमीन बेच के थोड़ी ना कर देंगे। तो वो फिर इसको मान लेते हैं कि 5 साल हम रहेंगे, 5 साल में 5 करोड़ कमाएंगे, चलिए 2 करोड़ चला भी गया, 3 करोड़ हमें बच जाएगा। यही एक मोटी मोटी कैलकुलेशन। तो पहला है फंड का इशू, उसी में करप्शन आ जाएगा, पैसे का। फिर आएगा फंक्शन का, कि जो काम है, चलिए पैसा तो एक अलग चीज है, लेकिन जो काम है उसमें भी देखिए इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। और पॉलिटिकल नहीं हो तो ब्यूरोक्रेटिक होगा। भाई जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो वो परेशान करते ही रहते हैं, उनका इंटरफेरेंस इतना रहता है कि लोकल लोग या जो उनके मुद्दे हैं वो उतने ऑफिसर का थोड़ा सा दबदबा ज्यादा ही रहता है, अधिकारी का ज्यादा सम्मान है। आप भी शायद इसीलिए बनना चाह रहे होंगे। सम्मान तो है ना, मेन तो लोग सम्मान के लिए ही आते हैं। काम आप कितना कर पाओगे वो तो चलिए टाइम ही बताएगा, लेकिन स्कोप कम ही रहता है, उतना नहीं है जितना आपको लगता है कि बहुत काम कर पाओगे। बहुत लिमिटेशन रहती है। क्यों? आपके ऊपर भी कोई बैठा है, आपके नीचे भी कोई बैठा है, तो आपको नीचे काम कराना है तो ऐसे नहीं कि आप डंडे के बल पे कराओगे, और ऊपर जो है ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज कर दोगे तो वो चुप रहेंगे। वो सब अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करके चलते हैं। अभी आप पंजाब का एक केस देखो, चलिए स्टेट का नाम मैंने गलत लिया है, लेकिन जो भी है एक किसी स्टेट का ऐसा इशू है। वहां पे क्या है, सीएम, सिटिंग सीएम खुद जो तहसीलदार थे, उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया सीएम साहब ने कि तहसीलदार सारे स्ट्राइक पे चले गए, जितने भी थे, कि भाई ये इसमें क्योंकि हमारा मार्जिन कम हो रहा है, जो पैसे हमें मिलते वो कम हो जाएंगे, इसलिए हम सरकार का इस चीज में समर्थन नहीं करते। वो स्ट्राइक पे चले गए। अब सीएम परेशान, क्योंकि देखिए तहसीलदार से ही आपके जितने प्रमाण पत्र हैं बनते हैं, जमीन का मसला है, सारे लोकल लेवल के काम प्रधान से ही होते हैं, ओ सॉरी तहसीलदार से ही होते हैं। अब वो सारे स्ट्राइक पे चले गए, काम हो नहीं रहा, शिकायतें आने लगी, लोग सरकार को क्रिटिसाइज करने लगे। तो सीएम ने खुल के बोला कि मैं क्या करूं, मेरे सामने इतनी मजबूरी है, अगर मैं करप्शन कम करने जाता हूं तो ये स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो फिर बाकी जनता मुझे ही गाली देगी, और मैं चलने देता हूं जैसे चल रहा है तो ये फिर पैसे कमा रहे हैं बढ़िया, तो जनता परेशान है, शिकायत करेगी हमसे कि भाई बहुत सरकार पैसे खा रही है। बोले हम क्या करें बताइए। तो फिर उन्होंने नेगोशिएट किया, बोले चलिए ठीक है, आप अगर 50 लाख कमा रहे थे महीने के, चलिए आप 50 लाख अगर महीने के कमा रहे थे तो 10 लाख कमा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का भी रहता है नॉलेज ऑफिसर। तो ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी रहता है। आपको लग रहा होगा कि अच्छा इतने ज़्यादा बोल दिए, इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? यार देखो, एक सर्टिफिकेट बनाने का ना, ठीक है, 3,000 रुपये लगते हैं।
अगर आपको EWS बनाना है, जहाँ पे मैं हूँ अगर वहाँ का आप रेट पूछो तो, बाकी अलग जगह पे अलग होंगे, कहीं पे कम भी होंगे ज़्यादा भी होंगे। यहाँ एक सर्टिफिकेट का इतना है। आपको डोमिसाइल बनवाना है तो डोमिसाइल के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई तो कर सकते हो, साइन तब होगा जब कुछ टेबल पे चला जाएगा। अब एक तहसील में कितनी सारी ब्लॉक्स रहती हैं, गांव कितने हैं, आप जोड़ लो, लगभग लगभग वहाँ पे जो जनरल कम्युनिटी है, कास्ट है, वो कितनी है, 10-20%, 20% हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और इनको भी कभी इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना है, कभी डोमिसाइल बनवाना है, ठीक है, इनको भी बनवाने, इन सबको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। ओबीसी है तो रिन्यू कराना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस है तो हर साल बनवाना पड़ेगा। और ऐसे कितने काम, जमीन का, खेती का, इसका उसका, एफिडेविट, स्टाम्प, कितना पैसा है, तो ये सब इकट्ठा होके चले जाता है, इसलिए इनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है। एक नीति आयोग की इंडेक्स आई थी, ठीक, डिवोल्यूशन इंडेक्स, डिवोल्यूशन इंडेक्स, कि जो राज्य है ना उनको भी पता है कि इसमें बहुत पैसा है, तो वो चाहते ही नहीं है कि जो लोकल लेवल है या पंचायत है उसके पास ज़्यादा पैसे या पावर जाए, तो वो जो पावर और पैसा है वो डिवोल्व ही नहीं करते हैं। तो नीति आयोग बोलता है कि जो 8 से 9 राज्य है सिर्फ वही है जो फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, इन तीनों में सही तरीके से पावर डिवोल्व की है और पैसा और फंक्शन भी। अदरवाइज 20 स्टेट तो लगभग ऐसे ही हो जाएंगे जहां लगभग लगभग उन्होंने पावर, पैसा और ये सब नहीं दिया हुआ, तो ये एक बड़ा इशू है। ठीक, तो दिमाग में ये रखना है फंड, लेकिन लिखना नहीं है फंड, लिखना ये है, ऐसे ही दिमाग में रखना है फंक्शन, फंक्शन, दो फंक्शन, फंक्शनरीज। अब एक जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि डिजिटलाइजेशन अभी 10 साल में आया है, और जो सरपंच बनते हैं वो काफ़ी एज के रहते हैं, ऊपर से गांव में है, शिक्षा का तो अभाव है ही, डिजिटल एजुकेशन उनकी उतनी है भी नहीं, तो डिजिटल लिटरेसी में वो पीछे रहेंगे। तो एक ऐसा ही डेटा है कि लगभग 70% जो पंचायत में हैं, हेड हैं, वो इनकैपेबल हैं किसी भी डिजिटल फाइलिंग के। कोई चीज़ उन्हें सपोज कंप्लेन ही है, वो करनी है, कोई डिमांड है वो ऑनलाइन करनी है, कुछ डाउनलोड करना है, नहीं आता उनको। लेकिन ये महिलाओं में क्या चलता है, सरपंच पति, सरपंच पति या पंचायत पति सिंड्रोम, कि है नाम के लिए ये है, काम सारे इनके पति करते हैं। ठीक, ऊपर से गांव में है तो जो इलीट क्लास है या जो रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, वो ही डोमिनेट करेंगे, प्रधान चाहे कोई भी हो। ठीक, तो फंक्शनरीज का भी आपको ये समझ में है। तो आपको दिमाग में बस रखना है फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, ये दिमाग में, बाकी पॉइंट्स आगे लिखने हैं आपको। सॉल्यूशन देना है तो ऐसे नहीं सॉल्यूशन के लिए कुछ और पढ़ना है फंड का, कि अच्छा फंड का इशू है तो फंड बढ़ाइए। भाई जो फिनेंस कमीशन है उसने बोला है कि इनके जो ग्रांट है और ये सब हमें बढ़ानी चाहिए, लगभग 2.5 लाख की ग्रांट की उसने रिकमेंडेशन की है। ऐसी जो फंक्शन है, तो फंक्शन में देखिए मेन इशू आ रहा था कि इंटरफेरेंस बहुत है, तो एक आप ऐसी इंडेक्स बनाइए जिसमें इस इंटरफेरेंस या इन सब इश्यूज को सोल्व किया जा सके। आप सोशल ऑडिट इसको बढ़ावा दीजिए, मैंडेटरी कर दीजिए कि सोशल ऑडिट होना ही है हर स्कीम का, तो उससे क्या है थोड़े से अधिकारी भी रहेंगे टाइट, है ना। ऐसी फंक्शन आप बना के लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है, कि कैपेसिटी डेवलप कीजिए, 6 से 7 दिन की महीने में उनको ट्रेनिंग दीजिए या फिर 3 महीने में ट्रेनिंग दीजिए। तो इस तरीके से जो इशू है कि देखिए फंड नहीं है, फंड बढ़ाइए, करप्शन को कम करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी, या जैसे जियो फेंसिंग, और जियो फेंसिंग नहीं, जियो टैगिंग मनरेगा में होती है, कैमरे वगैरह से सारा फोटो वोटो लेके, तो इस तरीके के इनिशिएटिव लगाने होंगे। इंटरफेरेंस को कम करना पड़ेगा, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पंचायत पति इसको भी अवेयर करना पड़ेगा, इलीट की डोमिनेंस तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है और इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं काम आने वाला, कितना भी पढ़ लो पंचायत के बारे में।
इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी पूछ ले, बस इसी से लिखना है। ऐसे ही अब आप देखो, यही आर्टिकल नहीं, मैं आपको 10 आर्टिकल भी देता हूँ, सारे इशू यही रहेंगे, क्योंकि इशू मेजर यही है। अब चलो इसको पढ़ते हैं, इसके बाहर कुछ होगा भी नहीं। पंचायत के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप, ये इन्होंने समस्या बताई है। आपको पता है महिलाएं पुरुषों का प्रतिनिधि या प्रोक्सी के रूप में कार्य करती हैं, ये भी पता है, सोशल इश्यूज है। निर्वाचित महिलाओं के कार्यों में उसके पति का हस्तक्षेप, तो वो चीज़ ये रिपीट कर रहे हैं यार एक बार, ठीक है, इनको रिपीटिशन नहीं करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को राजनीतिक जागरूकता का अभाव, महिलाओं का नेतृत्व क्षमता के लिए प्रति नकारात्मक सार्वजनिक राय, तो एक बड़ी कॉमन सी ये बात बोल रहे हैं, ऐसी कोई नई मज़ेदार चीज़ इन्होंने नहीं बोली। ये इन्होंने सुझाव दिए हैं, मुझे तो ये सही नहीं लगे सुझाव उतने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 10 वर्ष तक रखनी चाहिए। भाई 5 वर्ष हमारे यहाँ पूरा सिस्टम चल रहा है, आप 10 वर्ष कैसे रखवा सकते हो, ये क्या बात हुई। वो भी रोटेशन बेस पे चलता है, तो हर 5 साल में तो चलिए रोटेट होके हर कास्ट क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। 10 साल का रखोगे तो फिर ये भी दिक्कत है ना, कोई गलत प्रधान अगर आ गया तब आप क्या करोगे। तो इसका आपको कंक्लूजन थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाएं शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं के प्रति हिंसा, अनटचेबिलिटी, इन सबको ये पढ़ लेना, ठीक है, इसमें फ़ायदा मिलता है, दैट्स इट। तो अब आते हैं आपका एकदम क्रक्स, क्या है भाव, क्या है इस कहानी का। भाव यही है कि 2 पेज भरने, ठीक, कुछ भी पूछा जाए इतना सारा कंटेंट हो जाएगा, फिर लिख नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। एक तो पहली चीज़ ना, आपको याद नहीं रहेगा। आप आज आपको लग रहा है 4-5 दिन बाद अगर आप कितना भी इसमें से पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। तो 3 चीज़ें याद रखना कि अगर पंचायत पे पूछे तो 3F, ये तो वेल नोन है, इसी के बेस पे निकालना है। तो एक आपने इंट्रोडक्शन दिया, ग्राफ मैंने आपको 2 ड्रॉ करवाए, ठीक है, 2 पेज पे ले लेना उसको, ग्राफ यहाँ आए, अगर उसके पूछता है बेनिफिट क्या रहे हैं, बेनिफिट में 1, 2, 3, 4, ये भी मैंने आपको बताया कि सोशल इंक्लूजन, सोशल इश्यूज, इन सब का, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिए। अब चैलेंजेस पूछेगा तो 1, 2, 3, 4 आप लिख लोगे चैलेंजेस, कि फंड का है, फंड दिमाग में रखो, लिख यहाँ पे दो, फंक्शन का, फंक्शनरीज का, ये सब। फिर आप लिख देना कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है, और 1-2 स्कीम जो आपको लिखनी है, जियो टैगिंग वगैरह मनरेगा की। आप यहाँ पे कंक्लूजन कर देना कि ये बॉटम अप अप्रोच, डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और उससे हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये सब हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई, आराम से इसको आप टैकल कर सकते हो, और इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे याद भी करना है। अब इसी में देख लेते हैं ऐसे, अगर देखिए ऐसे का इसी पे चलिए, इसी टॉपिक को रखते हैं, टॉपिक सेम रखते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। और आपने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको बस लिखना है। कैसे लिखना है, बस मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। पंचायती राज पे कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे पंचायती राज बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र का एक तरह से आधार है, अगर ये ऐसा टॉपिक है तब आपको ऐसे तो लिखना है, और आपने लगभग 600 वर्ड्स में या 700 में लिखना है। तो इसी कंटेंट से क्या आप लिख सकते हो, इस कंटेंट से आराम से लिखा जा सकता है। बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा सोचना भी है, कैसे कि सिर्फ उस पर डायरेक्टली नहीं आ जाना। डेमोक्रेसी की बात की है तो हम डेमोक्रेसी से स्टार्ट करेंगे, तो हम हिस्टोरिकल अगर इंट्रोडक्शन दे सपोज, तो वो भी सही है। आप वैदिक टाइम पे चले जाइए, वहाँ पे कैसा था पंचायती राज, ठीक है, सभा एंड समिति होती थी क्या वहाँ पे, ठीक है। और उसी के पैरेलल अगर आपको साउथ में जाना है तो आप साउथ में चले जाइए, वहाँ के जो मंदिर हैं वहाँ पे भी जो बड़े बड़े मंदिर भी बनाए जाते थे, उसमें पंचायती राज की प्रॉपर व्यवस्था थी। याद आए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद
अशोक, कुछ है इनके बारे में? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। गुप्ता उस टाइम पे कैसा था? आप मेडिवल टाइम्स में लिख सकते हो, मेडिवल टाइम्स में, ठीक। और फिर मॉडर्न में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप लिखोगे तो आप जितनी कमेटी हैं जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी और 93rd संशोधन तक, यहाँ तक ले आए तो 1-1.5 पेज आपका चला गया यहीं से। अब आप आगे की कहानी लिख दो उससे कि भाई ये है, ये फायदे हुए हैं इससे हमें, ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं, ठीक। ये इसको एक बार ट्राई करना और हिस्टोरिकल, ठीक है, उसके बाद से कॉन्टेम्पररी, उसके चैलेंजेस, सॉल्यूशन अपनी तरफ से कुछ ऐड करके, कोई एग्जाम्पल वगैरह हो उसको लिख के और फिर सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन तो यहाँ आपने दिया ही है, ठीक है। कंक्लूजन लिख देना यहाँ पे। कंक्लूजन में कुछ जैसे महात्मा गांधी जी, जो भी आपको याद है इनसे रिलेटेड, आप उनको कोट करके, और जो विज़न हमारा है, जैसे कीवर्ड यूज़ कर सकते हो विज़न 2047, इसको अचीव करने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरीके से स्ट्रेच करके लिख सकते हो। कंटेंट सेम रहेगा, एग्जाम्पल थोड़े से वेरी हो सकते हैं, जो आपने कुछ और भी पढ़ा होगा इंक्लूड करके लिख दो इस पर। तो आपका एक ऐसे आपको लिखना भी आ गया, सोचना भी आ गया, जो अलग अलग फ्रेगमेंटेड आपके दिमाग में पॉइंट्स थे वो भी आपने लिख दिए, प्रैक्टिस भी हुई, तो सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अब आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए, आपको किस पे वीडियो चाहिए, ऑल्टरनेट डेज पे उस पर हम वीडियो ले आएंगे। थैंक यू।